कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव कटहलपुर से, जहां एक ठेला लगता था भोलू भैया की देसी लिट्टी। भोलू भैया का अंदाज कुछ ऐसा था, मजाकिया, तेज और मुंह में चटपटी बातें। हाथ मत लगाई। सुबह से शाम तक बस खेलना ही आता है तुझे, कोई काम दाम नहीं है क्या तुझे? घर है या खेल का मैदान समझ रखा है? चल अब नहा ले और खाना खा ले जाकर। रोज का तमाशा बना रखा है। मैं जा रहा हूँ भोला भैया की दुकान पर। भोलू रे भोलू, ये लिट्टी कब बनेगी रे? लिट्टी बनाता है कि ताजमहल? जल्दी बना, नहीं तो भूख से ही पहलवान बन जाऊंगा। जी बाबूजी, बस 10 मिनट इंतजार करेंगे पड़ी, फिर देखी एक और स्वाद जीभ से लेके दिल तक सीधा पहुंच जाई। गेवा डलवा के परोसब तो बोली, अरे भोलू तो लिट्टी के जवाब नहीं के। अरे भोलू, आज लिट्टी खिला दे रे भाई, बाकी के पैसा बाद में ले ली है। आज भूख ऐसे लगल बा जैसे पेट में भूखा भूत घुस गईल हो। घी डाल के दे दी है कसम से, उधारी के स्वाद भी मजा दे दी आज। इससे पहले कि माँ आ जाए भोलू काका, मुझे जल्दी से 2 लिट्टी खिला दो। अरे भैया, सबको खिलाता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। इंतजार का फल लिट्टी चोखा हबे है। एक दिन भोलू भैया के दुकान पर एक अजनबी आ धमकता है, जिसे कहीं शहर से आया हो। दिखने में तो अच्छा खासा घर का लग रहा था, लेकिन उसकी बातें कुछ और ही इशारा कर रही थी, जैसे वो कोई साधारण आदमी नहीं, कुछ राज छुपाए बैठा हो। तो आप ही हैं भोलू भैया? आपके स्वाद के चर्चे दूर दूर शहर तक पहुंच गए हैं। जरा हमको भी तो चखाइए आपकी लिट्टी का स्वाद, हमें भी तो पता चले आखिर ऐसी क्या खास बात है। देखा बाबू साहब, हमार लिट्टी में कोनो विदेश के मसाला ना पड़ेला, साधारण तरीका से बनावेली, वही से स्वाद आवेला। बाकी बतावा, के वो लिट्टी खाईबा? देखो भोलू, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी लिट्टी चोखा का स्वाद सच में सबसे अलग है। ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं चखा। मेरी मानो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे होटल में काम दिला दूं। कम से कम 25,000 रुपए महीना तो आराम से मिल जाएंगे, और वहां लोग तुम्हारे स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। भोलू सोच लो, सड़क किनारे से निकलकर नाम और दाम दोनों बना सकते हो। अरे बाबू, एसी में लिट्टी ना सुलगेला, हमरा तो अंगीठी परे प्यार बा। एक बार ज्वाइन करके देख लो भोलू, तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूं। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए 3,000 एडवांस देना होगा। आईडी बनवानी है, ट्रेन टिकट लगेगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम्हें बस चलना है मेरे साथ। भोलू भैया समझ गए कि कुछ ज्यादा मीठा बात करत बा, जरूर कुछ करवाहट छुपल बा। उस रात भोलू भैया सोचने लगे, सही तो कह रहा है वो आदमी, अगर शहर जाकर उस अजनबी के साथ दुकान पर काम करने लगूं तो पैसे तो अच्छे कमा लूंगा, लेकिन अगर ये बात गलत निकली, कहीं बाहर जाकर फंस ना जाऊं। नहीं, मुझे बिना जांच पड़ताल के कुछ नहीं करना चाहिए, और ये काम पिंटू ही कर सकता है। पिंटू को फोन करके सब बता ही देता हूँ। भोलू भैया सारी बात पिंटू को बता देते हैं। फिर सुबह होते ही पिंटू निकल पड़ता है शहर की ओर। मन ही मन सोचता जाता है कि भोलू भैया सही सलामत रहें। अब सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार पिंटू को वो आदमी दिखाई दे ही जाता है।
लेकिन पिंटू जल्दबाजी नहीं दिखाता। बिना उसे शक होने दिए धीरे धीरे उसका पीछा करता रहता है। तो वो देखता है कि वो आदमी दुकान में जाता है। पिंटू थोड़ा रुकता है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ता है, पिंटू उस दुकान वाले के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही उस आदमी का पीछा करते करते पिंटू कई दुकानों तक पहुंच जाता है। हर दुकान पर वो चुपचाप जाकर उसी अजनबी आदमी के बारे में पूछताछ करने लगता है। अब सारी बातें पिंटू को पता चल चुकी थी। शहर से लौटते वक्त उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, भोलू भैया को हर हाल में सच बताना है। जैसे ही पिंटू कमरे पर पहुंचा, उसने बिना देर किए सारी बातें भोलू भैया को बता दी। बोला पिंटू, देखिए भोलू भैया, हम सब पता करके आ गए। शहर में हर दुकान पर गया, सब जगह पूछताछ की, लेकिन हर जगह से एक ही बात सुनने को मिली, वो आदमी बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। मीठी बातें करके लोगों को फंसा लेता है, काम देने का वादा करता है, फिर लोगों से एडवांस के नाम पर पैसे ऐंठ लेता है। कई लोग उसके झांसे में आकर फंस भी चुके हैं भैया। सारी बातें तो भोलू भैया समझ गए। पिंटू की बातों ने उनका शक पूरा यकीन में बदल दिया था, लेकिन उनके मन में एक बात बार बार खटक रही थी। ठीक है, मैं तो पिंटू की मदद से बच गया, अपनी समझ बुझ से फंसने से बच निकला, लेकिन मेरे जैसे कितने और लोग होंगे जो उस धोखेबाज के जाल में फंस जाएंगे। कितने लोग उसकी मीठी बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठेंगे। भोलू भैया गहरी सोच में डूब गए। अगर चुप रहा तो किसी और के साथ वही होगा जो मेरे साथ होने वाला था। कुछ करना पड़ेगा, लोगों को सच बताना ही पड़ेगा। यही सोचते सोचते भोलू भैया ने बड़ा फैसला ले लिया और सुबह होते ही भोलू भैया ने गांव के कुछ लोगों को बुला लिया। उन्होंने सबको चौपाल पर इकट्ठा किया। भोलू भैया ने सारी बात गांव वालों को बताई। देखो भोलू, तुम बात बिल्कुल सही कर रहे हो। हमें उस धोखेबाज आदमी को सबक तो जरूर ही सिखाना पड़ेगा। हाँ भोलू भैया, उस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? जैसे भोलू भैया को उस आदमी ने लालच दिया था, वैसे ही हम भी उसे लालच देंगे, फिर वहीं पकड़कर उसकी असली औकात दिखाएंगे। फिर अगले ही दिन पिंटू ने गांव वालों के साथ मिलकर हरी काका की एक चाय की दुकान खोल दी और पूरे गांव में खबर फैला दी कि हरी काका की चाय पूरे गांव में सबसे अच्छी चाय है। लेकिन ये तो एक चाल थी उस धोखेबाज आदमी को पकड़ने की। अब देखना ये था कि वो आदमी इस जाल में फंसता है या नहीं। अब दिन तो निकलते जा रहे थे, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। ना तो वो गांव में दिखाई दिया, ना ही किसी ने उसे आसपास देखा, मानो जमीन में समा गया हो। भोलू भैया और पिंटू दोनों ही अब परेशान होने लगे थे। आखिर गया कहाँ वो? क्या लगता है मालिक, वो धोखेबाज आदमी भोलू भैया की गिरफ्त में आएगा? अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने दिन तो निकल गए। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। कहते हैं ना, लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। वो धोखेबाज आदमी जो अब तक गायब था, आखिर अपनी लालची फितरत से मजबूर होकर हरी काका की दुकान पर आ ही पहुंचा। उसके चेहरे पर वही चिकनी मुस्कान। हरी काका, मैंने आपकी चाय के चर्चे बहुत सुना है। पूरे गांव में आपकी चाय का कोई मुकाबला ही नहीं। और आंखों में वही पुराना लालच चमक रहा था। अब पूरा गांव जैसे उसी पल का इंतजार कर रहा था। जाल में शिकार खुद चलकर आ गया था। काहे बाबू, एडवांस ना लिया अब का? अब उस धोखेबाज आदमी को समझ आ ही गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। गांव वालों ने उसे घेर लिया और बिना कोई मौका दिए सीधे पकड़कर गांव की चौपाल पर ले गए। अब वो आदमी चुप था, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और आंखों में डर साफ नजर आने लगा था। पूरा गांव एक साथ चौपाल पर इकट्ठा हो गया था और भोलू भैया ने कड़क आवाज में कहा, और कितना आदमी के ठगबा, बोल, अब तो सच्चाई बाहर निकाल दे। सब मिलके मारो इसको।
अकल ठिकाने आ जाएगी। किसी ने भीड़ में से जोर से आवाज लगाई और पूरे गांव के लोग गुस्से में उस धोखेबाज की तरफ बढ़ने लगे। भोलू भैया ने हाथ उठाकर सबको रोका और बोले, रुको, मारना तो सबसे आसान तरीका है, लेकिन हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। पूरा गांव भोलू भैया की तरफ देखने लगा। अब सबकी नजरें उनके फैसले पर टिकी थी। लेकिन सजा क्या दोगे भोलू उसे? पुलिस बुला लेंगे या फिर तुम्हारी बताई हुई योजना के मुताबिक कार्रवाई करेंगे? हम और पिंटू मिलकर बहुत सी दुकानों की जानकारी ली जहां इस धोखेबाज ने भोले भाले लोगों को लालच देकर उन्हें ठगा और बेवकूफ बनाया। अब इस आदमी को उन सारे दुकानों पर एक एक महीना काम करना पड़ेगा, तब जाकर इसे असली मेहनत का मतलब समझ में आएगा। सारे लोगों ने भोलू के इस फैसले की सराहना की और यही फैसला उस धोखेबाज आदमी के खिलाफ सुनाया गया। उस धोखेबाज को पहली सजा मिली होटल में, जहां वो बर्तन धो रहा था। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक तो माननी पड़ेगी, तुम बर्तन बहुत अच्छे धोते हो।